गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डे फॉर दिस ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई पूरी तरीके से बोर्ड वाले बच्चे जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी और किसी भी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो बच्चे हमसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछते हैं उनको हम हेल्प भी करते हैं। अब जो बच्चे हमसे सोल्यूशन नहीं लेते हैं, कुछ पूछते नहीं है, तो उनका हम कैसे हेल्प करें? तो आप लोग अवेयर बनिए और पढ़ाई लिखाई आप लोग अच्छी तरीके से चालू करिए। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को कुछ आज इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कुछ बच्चे हमसे लेट जुड़े हैं, कुछ बच्चे लेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए हैं, कुछ ने लेट पढ़ाई चालू करी, कुछ लोग अभी बुक लेके आए हैं। तो उन बच्चों को मैं शुरुआत से बताता हूँ अभी तक हम क्या कर चुके हैं। पिछले लगभग 2 महीने होते आए, 3 जुलाई से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज चल रही है और इस लगभग 2 महीने के दरमियान हम लोग काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं। ठीक है, उस चैप्टरों के यदि क्रम में आऊँ तो आप लोगों को काफ़ी चैप्टर्स करा दिए गए होंगे। यदि जो बच्चे लेट जुड़े हैं, जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन करी है वगैरह वगैरह, कई तरह जिनके साथ प्रॉब्लम्स कुछ रही हो, जिन्होंने स्टडी लेट किया है, क्लासेस लेट जुड़े, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ, लेकिन जिन्होंने अब पढ़ाई चालू कर दी है, जो शुरू से कर रहे हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो अब जुड़े हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ मैं अब तक कौन कौन से चैप्टर को करा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर नंबर 4 मैंने कंप्लीट करा दिया है और चैप्टर नंबर आपको 3, यानी आपको अभी तक मैं 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1, 3 और 4। ओके, मैंने अभी तक आपको 3 चैप्टर्स करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और प्रेजेंट टाइम में आपका चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। कौन सा? चैप्टर नंबर 13। जो बच्चे आज जुड़े हैं या अभी कुछ दिनों में हाल फिलहाल में जुड़े हैं वो लोग सभी सुन लीजिएगा। आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 करा दिया गया है। ठीक है, और इसमें से चैप्टर नंबर 4 के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके भेज भी दिया है। ओके, तो बात सुन लीजिएगा। जो बच्चे लेट जुड़े हैं, चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको रीड कर दिया है, चैप्टर नंबर 4 भी मैंने आपको रीड कर दिया है, चैप्टर नंबर 3 भी मैंने आपको रीड कर दिया है। तीनों ही चैप्टर मेरे द्वारा रीड कराया जा चुका है, जिसमें से मैंने चैप्टर नंबर 4 को आपको सॉल्यूशन करके भी भेज दिया है। कंप्लीट बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्यूशन करके भेज दिया है। जल्दी ही आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जाएंगे, तब आपको उसको अपनी साइंस की नोटबुक में करके रखना है। ठीक है, आज या कल में आपको चैप्टर नंबर 1 का नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, मीन्स क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं करना क्या है। आपको चैप्टर नंबर जैसे 4 का मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके भेजा है, कंप्लीट जो भी बुक में आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन विद भेज दिया। मैंने डायग्राम है वही साइंस की जो क्लास 7th में आप लोग करते थे वैसी साइंस की नोटबुक बनानी है। उसी साइंस की नोटबुक में उसी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, उसी तरीके से आपको एकदम वर्ड मीनिंग्स राइटिंग जमा के करनी, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, आपकी राइटिंग बहुत मायने रखती है। और ठीक है, कंप्लीट करके वही ब्लैक पेन से क्वेश्चन ब्लू पेन से आंसर लिखना है, व्हाइट पेज पे नहीं, जो हम लोग पहले करा करते थे उसी तरीके से आपको करना है। चैप्टर का नाम वगैरह लिखना है और ठीक है, इसके अलावा उस होमवर्क को आपको अपने पास ही रखना है। मेरे को कब भेजना है? मैं जब कोई आपसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए भेजूँ या कोई 2 क्वेश्चन लिख के भेज दूँ कि इनका आंसर लिख के भेजिए, तब आपको उनका सॉल्यूशन लिख के आपको भेजना है। उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी बात समझे आप लोग? ठीक है, इसके अलावा भी किसी बच्चे को यदि प्रॉब्लम आ रही हो, अब भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। मैंने अब तक 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ा दिया है। इसमें से चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर कराए जा चुके हैं। और भी बात, यदि कोई बच्चा लेट ग्रुप में जुड़ा है, उसको चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर नहीं मिले हैं, तो मेरे से फ़ोन के द्वारा मैसेज करके मेरे से मांग सकता है। मैं उसको चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा उसके नंबर पर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझे? और भी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कॉल करिए। और लगभग यही सब्जेक्टों में चल रहा है, तो उन सब्जेक्टों में भी उन टीचरों से आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउंड वाला। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी, काफ़ी मायने रखता है आने वाली क्लासों के लिए और बहुत अच्छा चैप्टर है, तो आप यही समझिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसी क्रम में, उसी रिदम में सबसे पहले हम 200 पेज नंबर 228 निकालते हैं। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 228। आइए चालू करते हैं कल के आगे से। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताई। एक तो साउंड जो होता है मीडियम में ट्रेवल करता है, दूसरा साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? वाइब्रेशन का होना बहुत जरूरी है। जब तक वाइब्रेशन नहीं रहेगा साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो आइए चैप्टर चालू करते हैं। सम कॉमन टर्म यूज फॉर साउंड। साउंड पढ़ने से पहले उसके कुछ टर्म्स वगैरह कुछ वर्ड्स है जो आपको समझ में आनी चाहिए, क्या ये चीज़ें होती है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एम्पलीट्यूड इज द मूवमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम। यदि साउंड को समझना है ना, साउंड को यदि समझना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेंडुलम। हालांकि क्लास 7th में मैंने आपको समझा दिया था ये सब चीज़ें, फिर भी आप समझिएगा।
ये सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम समझ गए ना, क्लास 7 में आपको बताया था ना, एक थ्रेड लिया, थ्रेड में हमने उसमें एक पत्थर या कोई लोहे की बॉल बांध दी, उसे पेंडुलम लाइक दिस कहते हैं। Consist a heavy ball called bob, straight light long and interchangeable string, subtend a very right spot. Consider a freely subtend pendulum is mean position B. When this pendulum move at extreme position C towards the right, it stop for a moment A again swinging towards the main position B and then other extreme position A towards the left and back to B. This to and fro motion of the pendulum about its main position is called one exulation. Exulation means दोलन. दिस मोशन इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन, इसे हम दोलनी गति कहते हैं। 100 बात की एक बात आपसे बोलना क्या चाह रहा है, आप डायग्राम के द्वारा समझिएगा। हमने एक थ्रेड लिया, एक धागा लिया, इस धागे में हमारे पास लोहे की बॉल को बॉब कहते हैं, BOB। नहीं, लोहे की बॉल नहीं है तो आप पत्थर बांध लीजिएगा, थ्रेड बांध लीजिएगा, धागा। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे पीछे ले जाता हूँ, समझिएगा, पीछे ले गया मैं, इस जगह आ गई फिलहाल, मानो आप इस जगह पे ये मान लिया। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इसको फ्री करूंगा, तो आप भी जानते हो ए से कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर बात है ना। ए से कहाँ जाएगा, बी जाएगा, बी से कहाँ जाएगा, सी जाएगा, फिर सी से दोबारा बैक करेगा, बी जाएगा, बी से दोबारा बैक करेगा, ए जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसको ये ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। यानी अपने मेन पोजीशन के, अपने मुख्य स्थिति के आसपास रहना, आसपास गति करना, ऑक्सिलेटरी मोशन, दोलन गति, टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। ठीक है, समझिएगा। फर्दरमोर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स लिखिएगा आयाम। क्या होता है एम्पलीट्यूड? यानी अपनी मुख्य स्थिति के अधिकतम दूरी तक जाना। मान लो ये बॉल को हम यहां तक ले गए, यहां से यहां तक गई, तो ये इसकी मैक्सिमम है, ये इसका आयाम है, मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ ये, यानी यहाँ से यहाँ तक गया, अधिकतम दूरी तय करी है इसने। कोई हमने वायर को लाया तो वो यहाँ तक ऊंचा उठा, जितनी ऊंचाई तक वो जा रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड आयाम कहलाएगा। यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना विस्थापित हुआ है, कितनी दूरी तक गया है। ये मैंने छोड़ा यहाँ से, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक उठा, ये यहाँ तक गया, इससे आगे नहीं जा रहा, फिर वापस बैक कर रहा है, तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जाना, ए से सी पॉइंट तक का ही जाना, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। The time required for completing one oscillation is very small, so it's difficult to measure it necessary। अब ये बहुत कठिन होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगा। इसको अपन, कोई बहुत स्पीड से जाता है, हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते इतनी जल्दी से, तो ये स्टॉप वॉच टू स्टॉप क्लॉक में भी यूज़ हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच आता है हमारे घड़ी में भी, स्टॉप वॉच आता है ना, उसको यूज करते हैं कितने सेकेंड, कितने मिली सेकेंड में एक दूरी तय कर रहा है। आल्सो कैन मेजर टाइम टेकन फॉर एक जुलेशन। तो एक दोलन करने में, एक बार मूव करने में उसे कितना टाइम लगा, इसको हम स्टॉप वॉच के द्वारा कितने सेकंड में गया वो हम देख सकते हैं। सो 10 एक्सुलेशन, मान लो 10 बार गया वो, समझे, 10 बार गया, 1 2 3 4 ऐसे 10 टाइम मुझे ऑक्सिलेट किया, वाइब्रेट किया। तो टाइम टेकन डिवाइडेड 10 विल बी टाइम टेकन वन नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन और वाइब्रेशन। तो आपका मान लो 10 ऑक्सिलेशन में 10 बार उसको मूव करने में मान लो उसको 5 मिनट्स लग गए, चलिए मान लो 60 सेकेंड लग गए, तो एक बार मूव करने में 60 अपॉन 10, यानी एक बार मूव करने में उसको 6 सेकेंड लग जाते हैं, यानी एक बार ऑक्सिलेटरी करने में उसको 6 सेकेंड, यानी टोटल टाइम में ऑक्सिलेशन का आप डिवाइड लगा दो, एक ऑक्सिलेशन का टाइम आ जाएगा। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, आवर्त काल। यानी एक कंपन करने में, वन ऑब्जुलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स व्हेन ए मटेरियल बॉडी वाइब्रेट। ये वस्तु पर निर्भर करता है कि वस्तु कैसा ले रहे हैं हम, हल्का ले रहे हैं तो तेजी से जाएगा, भारी ले रहे हैं तो टाइम लगेगा, तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि उसका टाइम पीरियड क्या है।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे ज़्यादा आगे की जानने की चीज़ों को कोशिश करेंगे और आपको आगे का बताया जाएगा। तो आज मैंने आपको एम्पलीट्यूड और आयाम के बारे में, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के बारे में बताया। आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिएगा तो आपको टॉपिक कंप्लीट समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने जो भी चीज़ आपको बताई थी उसको ध्यान सुनेगा। मैंने चैप्टर नंबर 1, 3, 4 करा दिया है। चैप्टर नंबर 4 के आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिया है, ठीक है। जल्दी आपको चैप्टर नंबर 1 का नोट्स भेज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।